क्वेश्चन। पहले तो हम लोग का स्टेप पहला क्या है, इक्विलिब्रियम पे अज्यूम कर लेना है पहला बात, और इक्विलिब्रियम पे अज्यूम करके हम लोग को निकालना है कि इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या होगा, है ना। पहला काम ये होता है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो व्हाट कैन बी से अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम कि इसमें नीचे मास कितना फोर्स लग रहा है, एम जी, हाँ। ऊपर एक टेंशन लग रहा है टी, लेट्स से। तो अगर इसमें टी है तो इसमें टी है, इसमें टी है, तो कोइंसिडेंटली इस पे इस तरफ 2t फोर्स लगेगा, है ना। हाँ भैया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, T इज इक्वल टू mg, है ना। पहला इक्विलिब्रियम आंसर, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन अगर हम लोग को लिखना है, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन हमको लिखना है। तो इस बॉडी का इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि दो बॉडीज है, दो इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन आएगा। एक आएगा mg इज इक्वल टू टी, है ना, और दूसरा क्या आएगा, इस बॉडी पे क्या ले सकते हैं, 2t इज इक्वल टू समथिंग के एक्स नॉट। अगर इस बॉडी का एक्स नॉट होके रखा है ना, इस बॉडी का नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना है, एक्स नॉट, ठीक है ना। ये आ गया हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन, है ना, बोलो। हाँ भैया। अब चलो एक काम करते हैं, हम लोग को ये जो बॉडी था इसको नीचे डिस्प्लेस कर देते हैं एक्स, इसको यहाँ से मीन पोजीशन से, हम लोग का मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन से हम लोग इसको डिस्प्लेस कर देते हैं एक्स नीचे की तरफ। अगर इसको एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं तो लेट्स से ये वाला जो बॉडी है ये अपना मीन पोजीशन से एक्स नॉट डिस्प्लेस एक्स स्टार डिस्प्लेस हो जाए, है ना। ये बात ध्यान रखना, लेट्स से ये हम लोग का मीन पोजीशन है यहाँ पे, मीन, है ना। मीन पोजीशन पे पीछे के एक्स नॉट लग रहा है, हम लोग को पता है 2t इधर लग रहा है, इधर के एक्स नॉट लग रहा है। जब यहाँ पे इसका नेचुरल लेंथ एक्सटेंशन कितना है, एक्स नॉट, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको नेचुरल लेंथ बना बोल देते हैं, नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो इसका नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन कितना हो गया, यहाँ पे एक्स नॉट हो गया रखा है ना, मीन पोजीशन पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन पोजीशन से अगर इसको, इस बॉडी को जो हैंग कर रहा है उसको एक्स डिस्प्लेस किए नीचे, तो लेट्स से ये कुछ एक्स डैश हो रहा है, ये इस तरफ कुछ एक्स डैश डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। ये इसका डिस्प्लेस पोजीशन यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ये एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स और एक्स डैश में रिलेशन निकालना है अपने को, है ना। यहाँ पे लिख लो, ये हम लोग क्या है, हम लोग का डिस्प्लेस पोजीशन है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ये भी हम लोग का डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। इस बॉडी को अपने इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस किया तो ये एक्स डैश डिस्प्लेस हुआ है। एक्स और एक्स डैश रिलेशन कैसे निकलेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, है ना। कंस्ट्रेंट रिलेशन वो क्या बताता है, माइनस टी एक्स प्लस 2t एक्स डैश, 2t एक्स डैश इज इक्वल टू 0। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया, एक्स डैश का वैल्यू आ गया x/2, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं। अब डिस्प्लेस पोजीशन पे हम लोग क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस पोजीशन लिखो, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन क्या होगा बताओ। पहले इस बॉडी पे लिखते हैं, इस बॉडी पे क्या आएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए किस तरफ है, ए किस तरफ होगा इसका, नीचे की तरफ अज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये, हम्म। है ना। चलो
एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब ज़रूरी नहीं नीचे ही एज्यूम करें, करने को हम लोग ऊपर भी कर सकते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं था, पर इसमें ए नीचे की तरफ ले रहे। सो तो बाद में पता चल जाएगा ना, नेगेटिव आने से पता चलेगा कि ऊपर था। एग्जैक्टली अगर हम लोग का चॉइस रॉन्ग है तो वो उल्टा आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग। अगर ये ए डिस्प्लेस हो रहा है तो ये ए डैश डिस्प्लेस होगा, है ना। तो जैसे एक्स और एक्स डैश और एक्स में रिलेशन है, वैसे ही ए डैश और ए में आ जाएगा दो बार डिफ्रेंशिएट करने से, है ए डैश इज इक्वल टू ए बाई टू। अब नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस पोजीशन इस बॉडी के लिए तो लिख लिए, इस बॉडी के लिए भी लिख लेते हैं। इस बॉडी के लिए क्या होगा, इस बॉडी के लिए होगा 2t माइनस, सॉरी 2t आगे की तरफ माइनस, पीछे की तरफ कितना लग रहा है, पीछे की तरफ पहले डिस्प्लेसमेंट था x नॉट, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया x नॉट प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डैश के एक्स नॉट प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू एम इंटू ए डैश, है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टी एलिमिनेट कर देते हैं, टी हम लोग के काम का नहीं है ना, यहाँ से बस टी एलिमिनेट करना अपने को तो। अरे यार सीधा लाइन नहीं बनता हमसे। गुड इनफ। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहला बात तो, ऊपर वाले को, ताकि टूटी टूटी कट जाए। अब एक्स डैश की जगह मैं एक्स डैश की जगह क्या डाल सकता हूँ, एक्स बाई टू, ठीक है ना। और ए डैश की जगह क्या डाल सकता हूँ, ए बाई टू। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या डाल देते हैं, ए बाई टू, ठीक है। बात समझ में आया। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए दोनों को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इतना ध्यान से ज़रा सा, हम लोग को मिल जाएगा 2mg माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3ma बाई टू, है ना। मिला कि नहीं मिला, सर ए बाई टू, एम ए बाई टू बोले ना। 3ma बाई टू, ठीक है। चल अब हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको, 2mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3ma बाई टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आई मेड अ लिटिल मिस्टेक, ये था ma बाई टू इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो ये 2ma हो गया और नीचे ma बाई टू था, तो ये 3ma बाई टू नहीं 5ma बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा मिस्टेक कर रहा था, तो जस्ट रीराइट दिस 5ma बाई टू, ठीक है ना। अब 2mg इज इक्वल टू टी और 2t इज इक्वल टू के एक्स नॉट, इसमें से अगर हम लोग t को एलिमिनेट करना चाहे तो अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि 2mg और के एक्स नॉट कट गया, के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन का यूज़ करके नेट फोर्स इक्वेशन या डिस्प्लेस पोजीशन को रिड्यूस कर देंगे। किस फॉर्म में रिड्यूस किया इसको देखो, किस फॉर्म में रिड्यूस किए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म में रिड्यूस हुआ कि नहीं है, कि हम लोग का बेसिकली आ गया 5ma बाई टू काट दे रहा हूँ मैं, बाई टू काट दे रहा हूँ यहाँ से बाई टू काट दे रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के बाई 5m इंटू ए, है ना। देयरफॉर हम लोग को मिल क्या गया, हम लोग अल्टीमेटली मिल गया देयरफॉर ओमेगा, इंटू एक, हाँ सॉरी इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, के बाई 5m। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर 5m बाई के, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं।
सर। तो इसका आंसर था हम लोग का ये। प्रखर समझ में आया क्या गलती कर रहा था? हाँ भैया। अच्छा, इसमें 2-3 बात नोट करना है। पहला बात नोट करो, पहला बात नोट करने का है कि दोनों ब्लॉक्स जो है उनका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम होगा। बोथ ब्लॉक्स ऑसिलेट विद द सेम टाइम पीरियड। ब्लॉक्स oscillate with the same time period। ठीक है, दोनों का ओमेगा सेम बीच है। में अगर कहीं स्ट्रिंग स्लैक हो जाता तो स्ट्रिंग अलग स्लैक नहीं होता ना होगा। टाइम पीरियड। स्ट्रिंग स्लैक होने से सिस्टम होता ही नहीं ना, स्ट्रिंग टेंशन ही नहीं आता। हाँ वो भी है। ठीक है, ओके। दूसरा बात, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम है बट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड अलग अलग कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो, इसको जब एक्स डिस्प्लेस करे तब ये एक्स डैश, मतलब एक्स डैश का वैल्यू कितना है? एक्स नॉट बाई 2। मतलब इसको अगर 10 मीटर डिस्प्लेस करेंगे तो ये 5 मीटर ही डिस्प्लेस होगा। तो क्या दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है? प्रिसाइसली जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है उसका एम्पलीट्यूड आधा है हम लोग का वर्टिकल ब्लॉक से, है ना। एम्पलीट्यूड फॉर बोथ द ब्लॉक्स विल बी डिफरेंट, ये बात ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड of both the blocks will be डिफरेंट। ठीक है, जो वर्टिकल ब्लॉक था, अगर वर्टिकल ब्लॉक का एम्पलीट्यूड हम लोग का ए है, तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वाला कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है ना, बात समझ में आया? चलो, नेक्स्ट इक्वेशन आता है हम लोग का कुछ इस तरीके का। इसमें जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक बॉडीज नॉर्मल था, बॉडीज लीनियर मोशन कर रहा था, है ना, बॉडीज रोटेट नहीं कर रहा था। अब लेट्स से हम लोग एक ऐसा सर्कुलर, एक बॉडी जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो लगा दी। फॉर एग्जांपल एक स्फीयर हो गया या एक सिलेंडर हो गया, कुछ भी। ठीक है, सेटअप एकदम सेम है, एकदम बेसिक सा सेटअप है, बट अब बॉडी स्लाइड करने के संग संग रोटेट भी कर रहा है, बेसिकली रोलिंग मोशन कर रहा है। राइट, अब ये रहा हम लोग का बॉडी। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, जिसका ये के है। बात समझ में आया? अब बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, इस बॉडी को डिस्प्लेस करें, ये इसका नेचुरल लेंथ है, जो इसका मेन पोजीशन भी है, क्योंकि कोई कांस्टेंट फोर्स लग नहीं रहा बॉडी पे, है ना। इतना तो समझ गया होगा अभी तक, कांस्टेंट फोर्स लग नहीं रहा तो नेचुरल पोजीशन ही मेन पोजीशन है। ठीक है, मेन पोजीशन बोल लो, इसे इसका नेचुरल भी बोल लो, मेन बोल लो, नेचुरल भी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग इस बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, इस बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, मेकिंग श्योर कि बॉडी हमेशा जो रोल करे ना वो बॉडी प्योर रोलिंग ही परफॉर्म करेगा। ये हम लोग सिचुएशन अज्यूम कर लेंगे कि बॉडी का मोशन हमेशा प्योर रोलिंग जैसा ही हो रहा है। सर उसका ग्राउंड में जो पॉइंट टच हो रहा है वाला तो रेस्ट पे रहेगा ना। जैसा प्योर रोलिंग होता है एग्जैक्टली वही सेटअप है। लेट्स से इसको डिस्प्लेस किया हम लोग एक्स। ठीक है, तुम लोग को बताना है
इस सिस्टम का वो कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। बॉडी का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है, रेडियस r है। ठीक है, चलो बताओ। इसमें भी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में ज़रा सा भी चेंज नहीं है। पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिखना है, सेकंड हम लोग को बॉडी को डिस्प्लेस करना है मेन पोजीशन से, थर्ड हम लोग को डिस्प्लेस पोजीशन पे बॉडी का नेट फोर्स रिलेशन लिखना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन का यूज़ करके जो नेट फोर्स इक्वेशन आया है उसको रिड्यूस करना है F इज इक्वल टू -kx फॉर्म में। ठीक है, प्रोसेस हर जगह 100% सिमिलर है। इसमें जब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन लगाएंगे ना डिस्प्लेस पोजीशन पे, तो वहाँ पे हम लोग को टॉर्क इक्वेशन भी लगाना पड़ जाएगा। खाली इतना सा एडिशनल फैक्ट है, नेट फोर्स इक्वेशन लगाने के लिए उसमें जो वेरिएबल्स आएंगे उसको हटाने के लिए हम लोग को टॉर्क इक्वेशन का भी जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, करो खुद से ट्राई करो। देखो थोड़ा सा मैं अगर हिंट दे देता हूँ टू स्टार्ट विथ, अगर बॉडी को हम लोग एक्स डिस्प्लेस किए हैं तो स्प्रिंग क्योंकि सेंटर से अटैच्ड है, सेंटर पे एक फोर्स लगेगा। हाँ बोलो। सर इसका आंसर 2 पाई बाय 2 पाई इंटू 3/2 mr²। क्या? 2 पाई इंटू √3/2 mr²। 3/2 mr², 2 पाई। हाँ हाँ। दोस्त ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। थ्री कहाँ से आ गया अचानक से? इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा kx, है ना, जिसकी वजह से पीछे की तरफ मैं एक एक्सेलरेशन पकड़ सकता हूँ बॉडी का, है ना। लेट्स से मैं इसको एक्सेलरेशन को इस तरह से दिखाता हूँ, एक एक्सेलरेशन पकड़ सकता हूँ पीछे की तरफ a, है ना। अब बॉडी पे क्योंकि रोलिंग हो रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, बात समझ में आया? अब इस पॉइंट के बाद देखें तो बॉडी रोटेट भी कर रहा है, तो बॉडी का एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, उसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं इस तरफ। चल, और क्योंकि बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, द बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोलिंग। हम लोग प्योर रोलिंग कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं। चलो काफ़ी कुछ बता दिया, अब सॉल्व करो। इसमें देखो स्टेप 1 और स्टेप टू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है नेचुरल पोजीशन नहीं मीन पोजीशन है। क्यों? क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स।
चलो एफ नेट वाला इक्वेशन लिखो एक बार जल्दी से। एफ नेट का इक्वेशन लिख के मेरे को बताओ डिस्प्लेस पोजीशन पे, हम लोग का डिस्प्लेस पोजीशन पे। देखो डिस्प्लेस पोजीशन में क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू सामने की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ, पीछे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, के एक्स। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पकड़े, पीछे के डायरेक्शन में, तो हम लोग एफ नेट क्या लिखेंगे, के एक्स माइनस एफ, है ना। तो हम लोग क्या, और नेट फोर्स क्या होता है, एम ए के बराबर, एम ए इज इक्वल टू के एक्स माइनस एफ। अब एफ के बारे में नहीं पता हम लोग को, एफ के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं जब हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिखे, है ना। टॉर्क इक्वेशन के थ्रू हम लोग को थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करता हूँ, लिखो नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, है। इसमें हम इससे हम लोग काम पूरा बन नहीं रहा, तो हम लोग टॉर्क इक्वेशन भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है, तो हम टॉर्क इक्वेशन भी लिख सकते हैं। टॉर्क इक्वेशन में क्या बताता है, टॉर्क इक्वेशन किसके अबाउट लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं। चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू एफ आर, एफ सेंटर मास से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। अब बॉडी कैसे मोशन परफॉर्म कर रहा है, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, प्योर रोलिंग कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हैं। प्योर रोलिंग कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेशनरी है, ठीक है। तो अल्फा कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए बाई आर, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एफ़ का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, एफ़ का वैल्यू आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, है ना। अब यहाँ पे एफ़ का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करें तो देखो सॉल्विंग, एफ़ का वैल्यू इधर डाल दे तो एम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू के एक्स माइनस एफ, एफ का वैल्यू कितना है, आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। बात समझ में आया, है ना, बोलो। के एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, है ना, ठीक। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ यहाँ से देखना कि ए और एक्स का डायरेक्शन उल्टा है, एक्स इस तरफ है, ए इस तरफ है ना। तो टेक्निकली देखा जाए तो इनमें माइनस आना चाहिए बीच में, क्यों, अगर हम लोग वेक्टर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस लिख रहे थे वहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे के एक्स माइनस एफ लिए है, क्योंकि ए को उल्टा पकड़े हैं। हम लोग को टेक्निकली एक्स के डायरेक्शन में ही ए पकड़ना चाहिए था, है ना। टेक्निकली अगर हम लोग एक्स के डायरेक्शन में ए पकड़ते तब हम लोग आंसर सेम ही आता, बट हम लोग ए अपने विल के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिए। अगर ये हम लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिए हैं तब यहाँ पे जब हम लोग फाइनली वेक्टर्स में रिजॉल्व करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक माइनस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, उसको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ, ठीक। चलो, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स।
और यहाँ पे वेक्टर्स डालेंगे तो माइनस लग जाएगा एक, ठीक है। तब तो टाइम पीरियड निकालना सिंपल है कि भाई एम का फॉर्म आ गया, देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√ओवर एम के जगह m प्लस आई बाई आर स्क्वायर बाई के, 2π√ओवर प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू के, ठीक है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब एक दो बात नोटिस करना कि ये वाला जो टर्म है आई बाई आर स्क्वायर, ये टर्म तो नेट मोशनल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है। इसका बात हम लोग बहुत बार किए जब हम लोग रोटेशन पढ़ रहे थे। नेट मोशनल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट करने के कारण एम आ रहा है इनर्शिया, और बॉडी रोटेट भी कर रहा है तो रोटेट करने के कारण आई बाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। और के क्या है, के है हम लोग का सिस्टम का एसएचएम कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट जो सिस्टम का इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग पढ़े थे जो टाइम पीरियड है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, इनर्शिया प्रॉपर्टीज़ और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। इलास्टिक प्रॉपर्टी तो सेम ही है, उसमें तो कोई फ़र्क आया नहीं, बट किस में फ़र्क आया, फ़र्क आया हम लोग का इसमें, हम लोग का इनर्शिया प्रॉपर्टी। इनर्शिया प्रॉपर्टी कैसे फ़र्क आया, पहले हम लोग का खाली लीनियर इनर्शिया था, ट्रांसलेशनल इनर्शिया था। जब ट्रांसलेशनल इनर्शिया आ रहा था तब हम लोग का कितना आ रहा था एम, अब आ रहा है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या एम आर स्क्वायर होता है, एन एम आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे हम लोग को खाली एन एम वाला पार्ट चाहिए तो आई बाई आर स्क्वायर हम लोग आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप का टर्म तुम लोग पहले भी रोटेशन में देखा है, हाँ या ना बताओ। 11th क्लास 11th बोलो, वेगा सो साइलेंट। स्नेहा याद आ रहा है कुछ, जल्दी रिप्लाई करिए आप लोग, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है, इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी के लिखे, पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे। आई पी कितना हो जाएगा, आई जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। और हम लोग को पता है वी कैन कंसिडर द बॉडी टू परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट पी, क्योंकि पी हम लोग का इंस्टेंटेनियस एक्सिस है। वी कैन कंसिडर द बॉडी टू परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट पी, क्योंकि पी के थ्रू हम लोग को बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस पास करता है एज इट इज आवर इंस्टेंटेनियस एक्सिस, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली जब वो लिख रहे हैं टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड लिख रहे हैं तो डायरेक्टली कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2π, जस्ट ऐसे 2π√ओवर आई पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई पी के अबाउट इनर्शिया कितना हो रहा है, मतलब पॉइंट पी के अबाउट इनर्शिया कितना हो रहा है आई पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट पी के अबाउट तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा, बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, आई पी बाई आर स्क्वायर बाई के। और आई पी बाई आर स्क्वायर अल्टीमेटली हम लोग का वही आता है एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सेम आंसर।
समझ में आया ना? आया ना? जल्दी से बोलो। चलो अब हम लोग आते हैं एक टॉपिक पे जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मेथड। ठीक है, अब वैसे हम जो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट जितना हम लोग किए हैं, जितने जितने कैटेगरी कर लिए वो सफिशेंट है। एनर्जी मेथड ये एक और तरीका है। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, आई डोंट एक्सपेक्ट the last and the second last kind of questions to come in JEE Mains. ठीक है, these are more of an advanced sort of questions, not very advanced, but I still don't expect these type of questions in mains. ठीक है, तो अगर तुम्हारा टारगेट प्राइमरीली मेंस है तो इसको स्किप मत करो, एक बार देख लो। बट अगर बहुत ज़्यादा नहीं समझ में भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिमाग अपने आप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा तो ज़रा सा भी दिक्कत लगा नहीं होगा। बट इनकेस अगर कहीं दिक्कत लग रहा है या लग रहा है कि इस कैटेगरी के और क्वेश्चंस क्या मुझे ट्राई करना चाहिए नहीं चाहिए, अगर प्राइमरी टारगेट मेंस है तो यू गाइस कैन सेफली स्किप दिस पार्ट। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस उसके पहले तक का इंपॉर्टेंट है। एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये जो 3 एग्जाम्पल्स किए थे ना, ये वाला इसमें कितना था 2π√m/k, इसमें कितना था, इसमें था 2π√4m/k, ये वाला सिस्टम जब स्प्रिंग मेरा पुलिस से अटैच्ड है। हाँ, और इसमें हम लोग कहते हैं 2π√m/4k। ठीक है, यहाँ पे एक 3 डिस्पैरिटी था, मतलब सिमिलर जैसा दिखा था सिस्टम, और 3 अलग अलग आंसर आ रहा था। तो ये याद रख लेना, क्योंकि अगर ऐसा सेटअप मिल जाए ना, ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली सेम सेटअप मिल जाएगा, बट इस सेटअप के संग हो सकता है कुछ और भी लगा हो या कुछ और मॉडिफिकेशन हो। तो अगर इसका आंसर डायरेक्टली याद होगा ना तो जल्दी से आंसर निकल जाएगा। डायरेक्टली आंसर भी याद होना चाहिए और कैसे निकाले वो भी पता होना चाहिए, ताकि हम लोग मॉडिफिकेशन जो आ रहा है उस पर भी काम कर सकें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अब एक तरीका है, अब देखो जैसे हम लोग अभी तक कैसे निकाले थे टाइम पीरियड निकालने का एक फिक्स्ड मेथड था हम लोग का। पहले हम लोग को मीन पोजीशन निकालना है, फिर इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिखना है, फिर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर उस डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स इक्वेशन लिखना है, फिर जो इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन मिला है उसका यूज़ करके जो नेट फोर्स इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है F=-kx फॉर्म में, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है। ये पूरा मेथड था, ये एक मेथड था। अब जो दूसरा मेथड आता है उसका नाम है एनर्जी मेथड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग जो नॉर्मल मेथड सीखे हैं वही यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे हम लोग का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हो गया था थोड़ा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का टॉर्क इक्वेशन वगैरह भी लगाना पड़ा था। ठीक है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में हम लोग का स्प्रिंग में मास आ जाए, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हो सकता है। जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख रही होंगी, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्लेस करके आंसर नहीं निकल रहा होगा या एक से ज़्यादा इक्वेशन लगाना पड़ रहा होगा, वहाँ पे वी विल प्रेफर एनर्जी मेथड। क्या है एनर्जी मेथड, वो पहले समझते हैं। ठीक है, एनर्जी मेथड का मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, मेन जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनर्जी मेथड है, दैट इज़ वेरी सिंपल। द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains constant। ठीक है, बात समझ में आया? ये है मेन कॉन्सेप्ट एनर्जी मेथड का, मतलब कि हम लोग का सिस्टम का नेट एनर्जी इस हिसाब से कांस्टेंट रहता है। अब इससे कुछ समझ में आया नहीं होगा ऑब्वियसली, हम लोग एक क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं कि इसका मतलब क्या और इसका ये एक्चुअली काम कैसे आता है हम लोग के। तो एक बड़ा ही बेसिक सा सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग का मास है, इसका मास है m और ये k। ठीक है, अब जो बॉडी है ना, ये इसका लेट्स से एम्पलीट्यूड है a, मतलब ये हम लोग का तो मीन पोजीशन ही हो गया, नेचुरल लेंथ हम लोग का मीन पोजीशन है, ये हम लोग का मीन है। इसके बाद ये रहा हम लोग का एम्पलीट्यूड, ये हम लोग का प्लस है, लेट्स से ये प्लस ए से -a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इधर
-a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है, +a से -a के बीच में। उस समय अच्छा ऐसे है, अब हम लोग एक रैंडम सा पोजीशन लेंगे बॉडी का, लेट्स से यहाँ पे कहीं, जब ये अपने मेन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर है, जब ये अपने मेन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर है, हम लोग मान लेते हैं इस पोजीशन पे इस बॉडी का वेलोसिटी है v। हम लोग मान लेते हैं इस पोजीशन पे इस बॉडी का वेलोसिटी है v, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोग बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दिस इंस्टेंट, है ना, बताओ इस इंस्टेंट में बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा। बॉडी का वेलोसिटी v है, तो व्हाट वी हैव, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, ½ mv² प्लस इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना अपने मेन पोजीशन से x, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, ½ kx²। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, ये एनर्जी कांस्टेंट है ना, मतलब x चाहे कुछ भी हो, ये जो सम होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो आंसर 0 आएगा। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूँ, मैकेनिकल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल डिफ्रेंशिएशन से क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग, जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से मिलेगा हम लोग का 2v आएगा, है ना, 2v dvdt, 2 और हाफ कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो mv dvdt आ गया, प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या आ रहा है हम लोग का, kx, है ना, dx dt इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करने पे ये मिला हम लोग को, तो यहाँ से mv dvdt प्लस kx। अब dx dt तो v होता है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कॉमन ले लेते हैं। हम लोग के पास क्या आया, m dvdt क्या होता है a प्लस kx इज इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी तो 0 नहीं है, तो ma इज इक्वल टू माइनस kx आ गया। यही तो हम लोग का SHM का इक्वेशन है जो हम लोग को चाहिए, यही तो SHM का इक्वेशन है। तो जब हम लोग ये वाला इक्वेशन को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल जा रहा है, SHM इक्वेशन, रिक्वायर्ड SHM इक्वेशन। एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -k/m × x। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड कितना हो गया हम लोग का, 2π√m/k। समझ में आया। तो जब हम लोग वो वाला मेथड यूज़ कर रहे थे, फोर्स मेथड, तब हम लोग क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिख रहे थे, ठीक है। वही 5 मेथड, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। एनर्जी मेथड पे हम लोग डिस्प्लेस नहीं करते बॉडी को x, ठीक है। वहाँ पे जब हम लोग फोर्स मेथड लिख रहे थे तब वहाँ पे x का मतलब अलग था। वहाँ पे x का क्या मतलब था कि बॉडी को मीन पोजीशन से हम लोग x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हैं, तो अल्टीमेटली जो x हो रहा है वही बॉडी का एम्पलीट्यूड हो जा रहा है ना। लेट्स से यहाँ से हम लोग जब बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेट्स कहाँ गया, कोई एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। जब बॉडी को यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो क्या ये x डिस्टेंस ही बॉडी का एम्पलीट्यूड हो चुका है। अब बॉडी तो +x से -x के बीच में ऑसिलेट करेगा ना, है ना बोलो। अगर बॉडी को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिए तो बॉडी +x से -x के बीच में ऑसिलेट करेगा, है ना। हाँ साहब। तो यहाँ पे जो x है वो एम्पलीट्यूड है।
बट यहाँ पे एनर्जी मेथड में जो x है उसका मतलब अलग है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है, प्लस माइनस a के बीच में बॉडी ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे x एक कोई भी वेरिएबल इंस्टेंस है, यहाँ पे x उस एम्पलीट्यूड के बीच का कोई भी एक वेरिएबल इंस्टेंट है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x मीन पोजीशन से और उसका वेलोसिटी v आ रहा है। और समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। एक और एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन नहीं लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। बट अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो हम लोग को एक तो इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला सिचुएशन लेते हैं कि बॉडी से वर्टिकली हैंग कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग नेचुरल लेते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा लेट्स थोड़ा और नीचे बना लेता हूँ इसको। ठीक है, इसका मास है m, इसमें कॉन्स्टेंट की है। लेट्स से हम लोग का नेचुरल लेंथ था यहाँ पे ये हम लोग का नेचुरल लेंथ था। अब ये हम लोग का मेन पोजीशन आ गया। मेन पोजीशन का नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? लेट्स से x नॉट, ठीक है। अब बॉडी ऑसिलेट कर रहा है प्लस से माइनस ए के बीच में, उसमें कहीं हम लोग मेन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट x था, मेन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट x था उस समय बॉडी का इलेक्ट्रिक वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी को x डिस्प्लेस नहीं किए हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या यहाँ पे बॉडी को x डिस्प्लेस किया जा रहा है? नहीं, बॉडी को डिस्प्लेस a किया जा रहा है। उसमें x कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल इंस्टेंट, वेरिएबल इंस्टेंट इंस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब पहले तो हम लोग मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन लिखो एट मेन पोजीशन। वो कितना आ जाएगा? mg, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ kx नॉट, हाँ। तो कितना आ जाएगा? mg इज इक्वल टू kx नॉट, ठीक है ना। अब जो डिस्प्लेस्ड जो वेरिएबल इंस्टेंट आ रहा है उसमें नेट मैकेनिकल एनर्जी लिख लो। नेट मैकेनिकल एनर्जी कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ mv² प्लस हम लोग का वो कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। ये हाफ के x प्लस x नॉट हो जाएगा। हाफ के x नॉट प्लस x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पे कोई और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रहा है? ये तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना। क्या बॉडी पे कोई और फोर्सेस भी लग रहे हैं जिसके कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है? क्या इस ग्रेविटेशन ऑब्वियसली इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है ना। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन का 0 मान लेते हैं मेन पोजीशन पे, ठीक है। मेन पोजीशन पे ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे लेट्स 0 मान लेते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे माइनस mgx आ जाएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ m इंटू 2v dv/dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस हाफ k इंटू 2 इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स प्लस एक्स डी एक्स नॉट प्लस एक्स
डी टी, है ना। तो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डी एक्स डी टी बच जाएगा खाली, है ना, क्योंकि डी एक्स नॉट बाई डी टी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है। माइनस एम जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि नेट मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा इसको काटा कुटी कर दें, यहाँ पे टू टू कट गया, यहाँ से टू टू कट गया। डी वी डी टी तो हम लोग का v होता है, डी वी डी टी हम लोग का बेसिकली वेलोसिटी v होता है, डी एक्स डी टी सॉरी। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग वेलोसिटी कॉमन ले सकते हैं। वेलोसिटी कॉमन लेने से हम लोग के पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, m डी वी डी टी। एम डी वी डी टी मतलब एम ए, है ना, प्लस यहाँ पे कितना बचा है, k एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना, माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब हम लोग इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन यूज़ करेंगे, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट यूज़ करके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को काट सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोगों के पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, अब v तो जीरो है नहीं, तो एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा हम लोग को। यही तो हम लोग का एस एच एम का इक्वेशन है, रिक्वायर्ड एस एच एम इक्वेशन, ठीक है। हाँ ना, बोलो। तो एक्सलेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई के, ठीक है। अब ये मेथड तुम लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ ये मेथड थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा घुमा हुआ है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है इसका आंसर। तो इस मेथड को हम लोग को हर जगह यूज़ नहीं करना है, इस मेथड को हम लोग को तभी यूज़ करना है जब हम लोग का सिचुएशन भी थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा घुमा हुआ होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, जहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रोटेशन इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? हाँ ना, बोलो। यस सर। एक बात खाली ध्यान रखना कि फोर्स मेथड में और एनर्जी मेथड में एक्स का मतलब अलग अलग है, ठीक है। फोर्स मेथड में एक्स का क्या मतलब होता है, फोर्स मेथड में एक्स का मतलब होता है बॉडी को हम डिस्प्लेसमेंट किए, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किए, तो वहाँ पे एक्स से हम लोग का एम्पलीट्यूड हो जा रहा है। बट एनर्जी मेथड हम लोग एक्स एम्पलीट्यूड नहीं है, एक्स एक रैंडम पॉइंट है जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं टोटल मैकेनिकल। ठीक है। ये बात अपने आप वर्ड्स में लिख लो, मैं पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं कि जहाँ पे एक्चुअली हम लोग का एनर्जी मेथड काम लगे। एनर्जी मेथड प्रूव्स इटसेल्फ टू बी यूजफुल ओवर द फोर्स मेथड। देखते हैं, जैसे लेट्स से सिचुएशन कुछ ऐसा है। अब तुम लोग को इसका आंसर पहले जो हम लोग पढ़े उसे झट से याद होगा। इसका आंसर तो कितना होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के ही होता है ना। हाँ या ना बोलो। हाँ सर। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे जो पुली है उसमें मास है, उसका रेडियस r है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी पकड़ लेते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास अलग अलग पकड़ते हैं ताकि वी कैन सी कहाँ पे रोटेशनल पार्ट आ रहा है, कहाँ पे वो वाला पार्ट आ रहा है, एम आई आर, ठीक है। कंडीशन वो गिवन है कि रोप स्लिप नहीं कर रहा है, जो रोप है इट डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम परफॉर्म बाय द बॉडी। द रोप does not slip
on the pulley, find out the time period of SHM performed by the body. Formed by the body. ठीक है, चलो ट्राई करो. पहले इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिखना है अपने को. उसके बाद एक रैंडम पोजीशन पकड़ना है एक्स और वहाँ पे बॉडी का नेट मैकेनिकल एनर्जी लिख देना है. बताओ जल्दी से. देख, पहले तो हम लोग को पता है कि रोप स्लिप नहीं कर रहा. रोप अगर स्लिप नहीं कर रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला तो नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, है ना. नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट. नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट वो क्या बता रहा है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, है ना, या a इज इक्वल टू आर अल्फा होगा. दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है. अब बॉडी हम लोग को पता है क्या हो रहा है. बॉडी का हम लोग को पहले मीन पोजीशन पे फोर्स इक्वेशन लिखना है ना. तो लेट्स से ये है हम लोग का मीन पोजीशन. ठीक है. मीन पोजीशन पे इसका एक्सटेंशन एक्स नॉट है. तो हम लोग मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन क्या लिख सकते हैं? एम जी इज इक्वल टू एक्स नॉट के एक्स नॉट, है ना. इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या आ जाएगा हम लोग का? इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन. इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट. ठीक है. अब हम लोग एक रैंडम पोजीशन लेते हैं एक्स. एक रैंडम पोजीशन एक्स लेते हैं जहाँ पे मेरा बॉडी जो है, मेरा बॉडी का वेलोसिटी है v. ठीक है. अब यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी v है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका होगा कुछ ओमेगा, है ना. और v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि रोप स्लिप नहीं कर रहा. ठीक है या नहीं? हाँ ना बोलो. अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है. पुली कंस्ट्रेंट क्यों? क्योंकि अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं x तो पुली भी डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ x, है ना. पुली भी डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ x. ठीक है. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. ठीक है ना. बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे की तरफ x
तो पुली भी डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ x, बॉडी के इधर होगा वेलोसिटी v, इस पोजीशन पे बॉडी का वेलोसिटी है v नीचे की तरफ, ठीक है। चलो अब एनर्जी कुछ लिख दो एट x, मैकेनिकल एनर्जी एट x बताओ। पहला तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हम लोग कौन से ले सकते हैं हम लोग, अच्छा काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हुआ, इस बॉडी का हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, बट इसका भी तो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये भी इसके पास भी मास है और ये भी रोटेट कर रहा है ना, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस बॉडी पे एक पोटेंशियल एनर्जी है कितना, हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट मीन पोजीशन था और प्लस एक्स डिस्प्लेस हुआ स्प्रिंग, ठीक है, माइनस एम जी एक्स, सिमिलर सा मेन पोजीशन पे हम लोग क्या पकड़ लेंगे, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन में जीरो पकड़ लेंगे, ठीक है। नीचे आया उसके तो हम लोग कितना पकड़ लेंगे, माइनस एम जी एक्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब डिफ्रेंशिएट करो इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमें के पास क्या आएगा, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा एम वी डी वी डी टी प्लस हाफ, अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, जो कितना हो जाएगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने से क्या आएगा हम लोग क्या, टू वी आएगा, टू टू कट गया, वी डी वी डी टी आ गया, है ना, बात समझ में आया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस टू टू कट गया, के एक्स नॉट प्लस एक्स आया इधर से और एक डी एक्स डी टी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम जी डी एक्स डी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या आ गया, अल्टीमेटली हम लोग के पास हम लोग वी कॉन्स्टेंट, ये और ये तो वी होता है, ये और ये तो वी होता है ना, तो वी अगर कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एम डी तो ए होता है प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यूज़ द इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन यूज़ करके हम लोग इसको काट सकते हैं, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, व्हाट, और वी तो ज़ीरो है नहीं तो अंदर वाला टर्म ज़ीरो होगा, अंदर वाला टर्म ज़ीरो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 पाई रूट ओवर एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर बाई के, ठीक है या नहीं, हाँ सर। बात समझ में आया एकदम बढ़िया से। अब क्या ये केस करना मुश्किल था, नहीं, क्योंकि हो तो अभी भी वही रहा है, हाँ नोट देखो, डायरेक्टली अगर हम इतना चाहते तो टाइम पीरियड अभी भी तो हो तो वही रहा है, 2 पाई रूट ओवर एम, एम था या यहाँ पे नेट इनर्शिया लिखते थे हम लोग बेसिकली, नेट इनर्शिया लिखते थे, पाई एस एच एम कॉन्स्टेंट लिखते थे। इट जस्ट सो हैपेंड
कि यहाँ पे नेट इनर्शिया कितना हो जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, क्योंकि बॉडी एक बॉडी था m जो ट्रांसलेट कर रहा था और ये वाला बॉडी आई बाई आर स्क्वायर ये रोटेट कर रहा था। ठीक है ना? क्या तुम लोग इस चीज़ को डायरेक्टली लिख सकता था? सर ये नहीं समझ पाया। नेट इनर्शिया बाय नेट एस एच एम कॉन्स्टेंट, बार बार तो वही लिख रहे हैं ना, हर जगह तो वही लिख रहे हैं। यहाँ पे इनर्शिया कहाँ पे, कौन कौन सा बॉडी मूव कर रहा है? एक m है जो ट्रांसलेट कर रहा है और एक ये है जो रोटेट कर रहा है। तो इनर्शिया दो बॉडी से कारण आ रहा है, एक m के कारण, तो इसके कारण m आ गया, और इसके कारण कितना आ रहा है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, ये रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। बट अगर हम लोग को डायमेंशनली करेक्ट करना है तो i बाई आर स्क्वायर कर देंगे उसको। सेम चीज़ होगी रोटेशन में, तो ये चीज़ 50 बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना? चलो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फोर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग यूजिंग फोर्स मेथड। सॉल्विंग यूजिंग फोर्स मेथड। तो देखो फोर्स मेथड में पहला तुम लोग का इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन आएगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पहला आएगा हम लोग का इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन, वो क्या आ जाएगा? mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हम लोग बॉडी को डिस्प्लेस किए x, है ना, फ्रॉम द मेन पोजिशन हम लोग बॉडी को डिस्प्लेस किए x, जिसके कारण स्प्रिंग में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग का स्प्रिंग में मास है और फ्रिक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे जो टेंशन होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे लेट्स से T1 हो गया, यहाँ पे लेट्स से T2 हो गया। ठीक है, या उल्टा उल्टा पकड़ लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से T2 हो गया, यहाँ पे T1 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया, यहाँ पे T1 टेंशन हो गया। हाँ, तो अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हम लोग को इक्वेशन लिखना है, नेट फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वेशन डिस्प्लेस्ड पोजीशन कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma, है ना? बात समझ में आया? और इधर कितना होगा? स्प्रिंग में कितना होगा? स्प्रिंग में लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू के एक्स, T1 इज इक्वल टू के एक्स, सॉरी T1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, T1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। क्यों? क्योंकि इनिशियल तो एक डिस्प्लेसमेंट इसका था ही एक्स नॉट, अब कितना हो गया? एक्स प्लस एक्स नॉट, तो T1 इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इसमें टॉर्क की इक्वेशन लगेगा। टॉर्क की इक्वेशन कैसे लगेगा? यहाँ पे ये नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा आएगा वो भी इस तरफ होगा। लेट मी यूज दिस कलर, जो अल्फा है वो कुछ ऐसा होगा। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोग का T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I अल्फ़ा। और फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा हम लोग का अभी ये शॉर्ट ऑफ इक्वेशंस। हाँ, फिफ्थ हो जाएगा हम लोग का कंस्ट्रेंट कि स्लिप नहीं कर रहा है, तो इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। कितना वेरिएबल्स है देखो, T1 T2 x a और T1 T2 x a और अल्फ़ा, 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है नहीं? बस करो सॉल्व। बेसिकली T1 और T2 का वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल दो
और अल्फ़ा को सब्सटीट्यूट कर दो ए बाई आर से, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोग के सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं। T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सॉल्विंग, क्या इक्वेशन था, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, है ना। ये लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा है ए बाई आर और आर यहाँ से एक और डिवाइड हो गया, तो आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए आ गया। अब T2 कितना आ गया, यहाँ से देखना, T2 आ जाएगा हम लोग का, T2 आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए। और T1 कितना आ गया, T1 आ गया हम लोग का के एक्स प्लस एक्स नॉट, के एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, है ना। अब ए एम एम उधर चला गया, इधर कितना बचेगा, एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा के एक्स नॉट और एम जी कट जाएगा, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन से हम लोग का ए का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का माइनस के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, सेम आंसर, टू पाई रूट ओवर एम बाई 4 के, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर बाई के। ठीक है ना। हाँ सर। अब ये देखो, ये मेथड लंबा था, 5 इक्वेशन लिखना पड़ा, फिर सॉल्व करना पड़ा। दिस वॉज सिंपलर, इसमें 2 ही इक्वेशन से हम लोग का काम चल गया। एनर्जी मेथड वॉज सिंपलर। ठीक है, दिस इज वे एनर्जी मेथड प्रूव्स इटसेल्फ टू बी यूजफुल। बात समझ में आ रहा है। थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जिसमें हम लोग को ज़्यादा इक्वेशंस लगाने पड़ते, वो जल्दी से सॉल्व कर देता है। ठीक है, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से यहाँ पे सिस्टम का सेटअप इस बार कुछ ऐसा है। जैसे कि हम लोग का पुली हो गया और ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहाँ पे हम लोग का जो पुली आएगा यहाँ पे एक मास लगा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, यहाँ पे जो मास लगा हुआ है वो है मास m। ठीक है, अब ये हम लोग का मास m, इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है लेट्स से, और इसका रेडियस r है। ठीक है, चलो अब थोड़ा स्मार्टली इसका आंसर डायरेक्टली बताओ तो, डायरेक्ट आंसर बिना सॉल्व किए कुछ। देखो जल्दी से थोड़ा, ऐसा सिस्टम पहले पढ़े थे कि नहीं हम लोग, बताओ प्रखर। इस टाइप के सिस्टम का कितना हुआ करता था, मान लो स्प्रिंग में अगर पुली में मास नहीं था तो, मैं याद रखने भी बोला था, टू पाई रूट ओवर m बाई 4 के। यस करेक्ट। प्रखर, अभिनव, वाई कांट यू गाइस स्पीकिंग अप। सर अभी m प्लस m बाई 4 के हो जाएगा क्या? एक सेकंड रुक जा,
प्रखर हाँ भैया। बोलो यार, कितना था बताओ। 2 pi√m/4k। m/4k। अब इनर्शिया m, उस समय इनर्शिया कितना था m, और हम लोग का एसेंशियल कांस्टेंट कितना था। ये 4k। अब इनर्शिया कितना हो गया m+i/r²। प्लस आई, और एस एच एम कॉन्स्टेंट क्या हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज में तो कुछ चेंज नहीं किए, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो जाना चाहिए, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर बाई 4k, बस डायरेक्ट आंसर। ना फोर्स मेथड लगाना है ना एनर्जी मेथड लगाना है, डायरेक्टली। अब इसको वेरीफाई कर लो दोनों मेथड से, एनर्जी मेथड से भी फोर्स मेथड से भी वेरीफाई करना है अपने को बस, ठीक है। कर लेगा तुम लोग या मैं कर दूँ, हाँ भैया। एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। दोनों मेथड से करना है, एनर्जी मेथड से भी, एनर्जी मेथड का यूज़ करके भी करना है, और दूसरा हम लोग को फोर्स मेथड का यूज़ करके भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात, कि अगर जब हम लोग इसको नीचे डिस्प्लेस करेंगे x, तब स्प्रिंग x डिस्प्लेस नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे इसको x डिस्प्लेस के करने के कारण स्प्रिंग भी x डिस्प्लेस हो रहा था, बट क्या यहाँ पे वैसा होगा, नहीं, यहाँ पे x डिस्प्लेस के कारण ये x डैश डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और x और x डैश में रिलेशन कैसे निकलेगा, x और x डैश में रिलेशन कैसे निकलेगा बताओ, बोलो भाई, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा के। दूसरा बात ध्यान रखना है, दूसरा बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग एनर्जी, जब हम लोग वो लगाएंगे तुम लोग का एनर्जी मेथड, तभी हम लोग ये बात का ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस करें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्प्लेस होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब एक बात समझता कि ये जो पुली है ना, इसका खुद का भी मास होगा कुछ, तो जब ये इसको नीचे करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो मास m में आएगा और पुली में भी आएगा, क्योंकि पुली का मास जो है में, मान लो वो कैपिटल m है, तो वो भी ऊपर नीचे होगा, है ना, हाँ भैया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मास m होता, मैं इसका मास स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पे मैं आंसर में भी बताना भूल गया तुम लोग को, जैसे इसका मास कैपिटल m है, तो क्योंकि ये वाला मास जो है ये भी अब ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये m के संग एक और m भी प्लस हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पुली रोटेट तो कर रहा है बट पुली ट्रांसलेट भी कर रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पे पुली फिक्स तो नहीं है, पुली मूवेबल है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, पुली मूवेबल है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस मास को हटा ही देते हैं, ये वाला जो मास था इस मास को हटा ही देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसी पुली का, इस पुली का मास m है, मोड ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है, ठीक, ये मूवेबल है, तो अल्टीमेटली ये वाला से हम लोग छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भैया। चलो दोनों मेथड से सॉल्व करना और लेट मी नो इफ यू गाइस वर एबल टू सॉल्व दिस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज स्प्रिंग विथ मास सिस्टम। यहाँ पे जितना भी स्प्रिंग्स ले रहे थे हम लोग, स्प्रिंग मासलेस था हर जगह, है ना। अब हम लोग स्प्रिंग में मास ले रहे हैं, कि स्प्रिंग मास ले रहे हैं, स्प्रिंग का कुछ एक मास है, स्प्रिंग
विथ मास। ठीक है, बॉडी है जिसका मास m है, ये स्प्रिंग है जिसका मास ms है, लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, अब नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन इसका सेम ही होगा ऑब्वियसली। अपने को बताना है कि ये जो स्प्रिंग आ रहा है, ये जो सिस्टम आ रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा सिस्टम का। ठीक है, तो सिंपल सा वही है। लेट्स से हम लोग का ये हम लोग का मीन पोजीशन था, जो नेचुरल लेंथ था, ये हम लोग का मीन पोजीशन ही है। ये हम लोग यहाँ पे इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, डिस्प्लेस किए हैं x, बात समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस किए हैं x। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का मतलब एम्पलीट्यूड नहीं है, x पोजीशन पे कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी है। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब क्योंकि इस बॉडी का वेलोसिटी है तो स्प्रिंग में मास है, स्प्रिंग का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। अब स्प्रिंग का कुछ वेलोसिटी है तो स्प्रिंग में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है क्योंकि स्प्रिंग में मास है। ये बात समझ में आया, क्योंकि स्प्रिंग में मास है, अब स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ से, ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से वाई पे आ जा रहे हैं और वाई पे आके डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एम एस और के हटा रहा हूँ ताकि हम लोग का थोड़ा जगह मिल जाए। यहाँ से डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले रहे हैं, एक डी वाई थिकनेस का स्ट्रिप ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो स्ट्रिप है ये डी वाई है। ठीक है, ये के है, ये एम एस है। चलो ठीक है ना। अब इस डी वाई थिकनेस का मास कितना होगा, लेट्स से पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है एल, है ना, तो डी वाई थिकनेस का मास डी एम कितना लिख सकते हैं हम लोग, एम बाई एल इंटू डी वाई, है ना। हाँ भैया, बात क्लियर है। हाँ भैया। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि इस डीएम का वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, लेट्स इस डीएम का वेलोसिटी है कुछ वी डैश, इस डीएम का वेलोसिटी है कुछ वी डैश। पूरे 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 के पूरा जो स्प्रिंग है उसका वेलोसिटी वी नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। हम लोग को तो ये पता नहीं है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पूरी स्प्रिंग का वेलोसिटी वी होगा। पूरे के पूरे स्प्रिंग का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, लेट्स से उसका वेलोसिटी है कुछ वी डैश, वी डैश स्प्रिंग का, हाँ। यहाँ पे इसका वेलोसिटी है वी डैश। ठीक है, अभी वी डैश निकालना है अपने को। वी डैश कैसे आएगा कोई मेरे को बताओ, सोचो।
बोलो, सोचो। अच्छा मेरे को खाली ये बताओ पहले कि लेट्स से दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोग वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं और इसको बांध के रखें, ठीक है। या इसको वेलोसिटी v से नहीं, लेट्स से इसको x डिस्प्लेस किए, इसको x डिस्प्लेस किए हम लोग, ठीक है। तब क्या होगा? या इसको लेट्स से हम लोग l डिस्टेंस डिस्प्लेस किए। अगर इसको l डिस्टेंस डिस्प्लेस किए तो लेट्स से ये हम लोग का स्प्रिंग है k1, ये स्प्रिंग है k2, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा x1, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा x2, है ना। अब फोर्स दोनों में सेम लग रहा है तो हम लोग पहला क्या बोल सकते हैं, x1 प्लस x2 l के बराबर है, और k1 x1 k2 x2 बराबर है ना। हाँ बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग इसको v स्पीड से मूव करते हैं तो यहाँ पे k1 v1 k2 v2 बराबर होगा, हाँ मतलब जिसका जितना ज़्यादा k होगा उसका वेलोसिटी उतना कम होगा, है ना। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भैया। मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन जो है वो लीनियर है, क्यों? क्योंकि के एल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इस मैं इलस्ट्रेशन के लिए दिखाया, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है? देखो लिखो यहाँ पे v डैश इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू वाई। ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज वेरिंग लीनियरली, वेलोसिटी इज वेरिंग लीनियरली। varying linearly as kl is equal to constant। लॉजिकली सोचो, जो ये वाला पॉइंट है एकदम एंड वाला पॉइंट है यहाँ पे, क्या ये मूव कर रहा है? ये वाला पॉइंट P नहीं। क्या पॉइंट Q मूव कर रहा है, जो जहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है? नहीं, क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में तो स्ट्रिंग है एक, और स्ट्रिंग का लेंथ तो बड़ा नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिंग जो स्प्रिंग मेरा जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्प्रिंग मेरा जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मूव करना चालू करेगा। समझ में आ रहा है? लीनियरली वेरी करेगा। जो पॉइंट जो भी पॉइंट y, जो भी y है वो जितना q से दूर होगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। बात क्लियर हो रहा है? क्या तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? है ना, बोलो। तो चलो अब देखो स्प्रिंग में हम लोग का कितना आ रहा है। तो इस छोटे से पार्ट में काइनेटिक एनर्जी डी के ई कितना हो जाएगा? इस छोटे से पार्ट का काइनेटिक एनर्जी हाफ डी एम इंटू वी डैश स्क्वायर। तो हाफ डी एम कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू डी वाई। वी डैश कितना हो जाएगा? वी डैश हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर बाई एल क्यूब इंटू वाई क्यूब, है ना। ये क्या है? इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिफरेंशियल पार्ट। इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे नो क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 टू k के बीच में। y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? y 0 से लेके l तक वैरी कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बात चल रहा है यहाँ पे, हम लोग खाली स्प्रिंग का निकाल रहे हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई एल क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल क्यूब बाई 3, ठीक है। एल क्यूब कट गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे जो m है ये किसका m है? ये जो m है ये किसका m है?
यहाँ पे जो m लिख रहे हैं ये ms है बेसिकली, है ना, स्प्रिंग का मास है। यहाँ पे मैं बार बार m लिखा हूँ, इसकी जगह ms लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे ms है, ये ms है, ठीक, यहाँ पे ये ms है। तो लोग काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग कितना हो जाएगा? therefore kinetic energy of spring is equal to half ms by 3 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिजल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझना। मुझे 3 वी स्क्वायर, यहाँ पे बेसिकली जो स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग का मास m है तो उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो ms/3 आ रहा है ना। मतलब उसका मास अगर 9 kgs है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करे काइनेटिक एनर्जी में? 3 kgs, है ना। तो इनर्शिया में जब इनर्शिया वाला पॉइंट लिखेंगे तब 2π√m/k की जगह ये एक तो m आएगा ही हम लोग का यहाँ पे, ये वाला m, बट स्प्रिंग के कारण कितना इनर्शिया आ जा रहा है? ms/3 आ जा रहा है ना। हाँ भैया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? ये 2π√m+ms/3 बाई के, ठीक, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लिख लो इनर्शिया कंट्रीब्यूशन बाय स्प्रिंग, इनर्शिया contributed by mass spring ms/3, ठीक है ना। अब इसको करके भी देख लेते हैं पूरा, ये प्रोसेस तो एकदम सिमिलर है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या लिखना है? बेसिकली हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी लिखना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv² प्लस हाफ ms/3v² प्लस हाफ kx² इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? हाफ, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको कॉमन ले लेता हूँ, m प्लस ms/3 v² प्लस हाफ k²। अब यहाँ से हम लोग को दिख गया होगा आंसर, तो जो हम सोचे वही आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा? m प्लस ms/3 v इंटू dv/dt प्लस kx dx/dt इज इक्वल टू 0, है ना। तो अल्टीमेटली में क्या आ जाएगा? m प्लस ms/3, ठीक है, a dv/dt तो a होता है, प्लस kx, तो वेलोसिटी जो है ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी तो 0 है नहीं, अंदर वाला टर्म 0 होगा, अंदर वाला टर्म अगर 0 है तो हम लोग का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? -k/m प्लस ms/3, है ना। m प्लस ms/3 इंटू एक्स, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π√m प्लस ms/3 बाई के। समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लो कि वी कैन सब्सटीट्यूट अ हैवी स्प्रिंग, मतलब एक ऐसा स्प्रिंग जिसका मास है, वी कैन सब्सटीट्यूट अ हैवी स्प्रिंग, substitute a heavy spring by an equivalent mass ms/3, ठीक है। बेसिकली हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो ms/3 है ना, ये मानो स्प्रिंग का मास है 9 kg, तो हम लोग मान सकते हैं 3 kg का एक एक्स्ट्रा वेट एडेड है सिस्टम में, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। वी कैन इक्विवेलेंट मास ms/3 अटैच एट इट्स फ्री एंड, ठीक है।
बार बार अलग से पूरा करने की जरूरत पड़ेगा नहीं. अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड. क्या पूरा बात क्लियर है? इसका जो मास है ना, हम मान सकते हैं कि इसका मास m नहीं m प्लस ms/3 हो गया. ठीक है, और स्प्रिंग मासलेस है. आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, हाँ भैया. चलो दैट इज़ ऑल फॉर एनर्जी मेथड. एनर्जी मेथड काफ़ी नीश कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए लगता है. अगर तुम लोग एनर्जी मेथड के पहले वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ के रखा है तो एनर्जी मेथड और भी कम क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, बात समझ में आ गया? एनर्जी मेथड तभी अप्लाई करना जब एनर्जी मेथड के अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है, क्योंकि एनर्जी मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मतलब अननेसेसरीली हम लोग को काम करना पड़ता है. ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये हम लोग ये इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली ले सकते थे. क्यों? क्योंकि हम लोग ये यहाँ तक पढ़ के रखे थे, प्लस यहाँ पे एक रोटेशन हो जाए तो ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा. इतना हम लोग मेंटली सोच सकते हैं. ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये वाला भी हम लोग पढ़ के रखे थे, 2/√m/k होता है ना. यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? थोड़ा सा इनर्शिया चेंज हो रहा है. इनर्शिया चेंज के कारण डायरेक्टली हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते थे यहाँ पे. ठीक है, ये वाला टर्म डायरेक्टली ऐड कर सकते थे. ठीक है, एनर्जी मेथड तभी यूज़ करो जब एनर्जी मेथड के अलावा ऑप्शन ना बचे. जैसे स्प्रिंग वाले मेथड में था. स्प्रिंग वाले मेथड में हम लोग फोर्स मेथड से करने आते हैं तो बहुत मुश्किल होता हम लोग को, है ना. स्प्रिंग वाले मेथड को अगर फोर्स वाले मेथड से करने आते तो बहुत मुश्किल होता. यहाँ पे हम लोग को हर डीएम के कारण एक डिस्प्लेसमेंट आता. हर एक डीएम के कारण अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आता, उनका अलग अलग से लिखना पड़ता है हम लोग को फोर्स रिलेशन. ठीक है, वो झमेला होता. इसलिए हम लोग यहाँ पे एनर्जी मेथड के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसलिए एनर्जी मेथड यूज़ किए. नहीं तो जो स्टैंडर्ड मेथड बताया गया टाइम पीरियड निकालने का, इक्विलिब्रियम रिलेशन निकालो, फिर डिस्प्लेस करो, फिर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स इक्वेशन लिखो, वही वाला अप्लाई करना है. अगर कहीं रोटेशन आ गया जिसका तुम लोग डायरेक्टली लॉजिक से नहीं कर पा रहा है, तब एनर्जी मेथड यूज़ करना है, या स्प्रिंग विथ मास सिस्टम पे हम लोग को एनर्जी मेथड यूज़ करना है. अब स्प्रिंग विथ मास सिस्टम पे भी तुम लोग को एनर्जी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आंसर में तुम लोग को याद करवा दिया हूँ. या अगर स्प्रिंग mh का है तो हम लोग ms/3 ऐड कर देंगे. ठीक है ना? हाँ ना, बोलो, बात समझ में आएगी? नहीं? चलो ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर एनर्जी मेथड. नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे एंगुलर SHM, और उसके बाद हम लोग एक आएगा वो छोटे छोटे टॉपिक्स एज इन डैम्ड SHM और वो सब. ठीक है, वो वाला पार्ट हम लोग तो आएगा. हम लोग का SHM का अभी 2 क्लासेस और लगेंगी और SHM हम लोग कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है.